तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था ट्रांसपोर्टेशन, हमने देख लिया था न्यूट्रिशन और हमने देख लिया था रेस्पिरेशन। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ट्रांसपोर्टेशन किन चीज़ों का होना है पहले तो ये जान लेते हैं। बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है प्लांट्स के अंदर। वो दो कैटेगरी हो सकती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम फूड फॉर द प्लांट भी कह सकते हैं। तो या तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा या फिर न्यूट्रिएंट्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये दो मैंने बाइफरकेशन इसलिए किया क्योंकि दोनों के ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म अलग है, दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो ये बेटर तरीका होगा अगर हम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से पढ़े और फूड का ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से पढ़े। तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्ट्रक्चर मेनली रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं जाइलम, और फूड और न्यूट्रिएंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर उसको कहते हैं हम फ्लोएम। फ्लोएम ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। इनके अंदर 4 तरह के सेल्स होते हैं। जैसे अगर हम जाइलम की बात कर ले तो जाइलम के अंदर होता है ट्रैकीड, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंदर होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। तो आप देख सकते हैं कि फाइबर और पैरेन्काइमा तो कॉमन है। जाइलम का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेल टाइप है, फाइबर्स और पैरेन्काइमा, और सीव और फ्लोएम का भी कॉन्स्टिट्यूएंट टाइप है। मतलब फाइबर्स और पैरेन्काइमा वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करेगा और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करेगा। और बात देख लेते हैं। अब आप देखो जैसे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर हम इमेजिन करें एक पेड़ है, ठीक है, ये इसकी रूट्स है नीचे और ये है ग्राउंड लेवल। तो आप खुद सोचो कि वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट होगा ग्राउंड लेवल के नीचे से। मतलब कि आप हमेशा सॉइल में ही वाटर डालते हो, आप ऐसे डायरेक्ट पेड़ के ऊपर तो वाटर नहीं डालोगे। आपको अगर वाटर देना है प्लांट को तो आप उसके सॉइल में वाटर डालोगे। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका होगा सॉइल से रूट के थ्रू, देन स्टेम के थ्रू, देन ऊपर बाकी पार्ट्स में जाएगा। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है यूनिडायरेक्शनल, मींस वो एक डायरेक्शन में ही होगा। तो हम कह सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या हुआ, एक डायरेक्शन में, बस वो इस ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि सॉइल से वाटर निकालेंगे और फिर उसको ऊपर ऊपर के पार्ट्स में देंगे, तो एक तरफ से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते होते वो ऊपर जा रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा वाटर का। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा टिश्यू यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम या फिर फ्लोएम। तो आप कॉमन सेंस लगाओगे कि यूनिडायरेक्शनल क्या जाता है, वाटर जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यूनिडायरेक्शनल तो वाटर ही जाता है, तो जाइलम होगा इसका आंसर, क्योंकि वाटर कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम है। अब अगर हम बात करें फूड के लिए, तो फूड कैसे बनता है? फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? ग्रीन लीव्स और ग्रीन पार्ट ऑफ द ट्री या फिर प्लांट की बात करें तो अगर ये लीव्स है, ग्रीन लीव्स, और यहाँ पे फूड बना हुआ है, इस फूड को हमें हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर जगह। इस फूड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हर जगह।
ये फूड को ऊपर भी रिक्वायरमेंट है, नीचे भी रिक्वायरमेंट है, हर डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे बांट दें तो हम कह सकते हैं कि फूड की रिक्वायरमेंट इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी है। तो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल होगा या फिर बाई डायरेक्शनल होगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। बाई डायरेक्शनल। कॉमन सेंस की बात है कि अगर लीव्स में फूड बनता है और लीव्स एक फिक्स पोजीशन पे तो है नहीं, रूट का तो फिक्स पोजीशन है कि वो हमेशा सबसे नीचे, सबसे लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर ही होगा प्लांट का। अगर लोअर मोस्ट बॉर्डर हम देखें तो रूट से ही स्टार्ट होगा, तो वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो दे सकता है, उसको बस नीचे से ऊपर की ओर जाना है। पर जब लीव्स की हम बात करेंगे और लीव्स में फूड बना है और फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा, फ्लोएम कराएगा। तो फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल जाएगा, मतलब फ्लोएम ऊपर की ओर भी ट्रांसपोर्ट करेगा अपने लेवल के और अपने लेवल के नीचे भी करेगा। तो ये बात हो गई जाइलम फ्लोएम की ब्रीफ में। और अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है इन ट्रांसपोर्टेशन का। तो पहले अगर हम वाटर की बात करें इसी डायग्राम में, तो एक्चुअली वाटर आता कैसे है, जो रूट्स है, सपोज यहाँ पे आयंस है, सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो रूट्स जो है वो इन आयंस को एब्जॉर्ब करता है पहले। रूट्स ने आयन को अब्सॉर्ब किया सॉइल में से एक्टिवली, मतलब कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है इस प्रोसेस के लिए। रूट्स ने आयन को अब्सॉर्ब किया। अब आपको एक टर्म पता होना चाहिए और उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस हमेशा आपका यही रहता है। बहुत ही फेमस टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ऑस्मोसिस कहता है कि हमेशा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि एक जगह तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए और दूसरे जगह कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होना चाहिए। इसको रीजन ए कह दे अगर, इसको रीजन बी कह दे, और सपोज यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर रीजन ए में बहुत हाई है और यहाँ पे वाटर है, तो ये वाटर अपने एरिया से आके रीजन ए में एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई था रीजन ए में। मतलब क्या कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था। आप सपोज करो आपने 100 ml वाटर लिया और उसके अंदर 100 ग्राम नमक डाला, और आपने एक और सोल्यूशन लिया 100 ml भी वाटर लिया, उसके अंदर 100 ग्राम नमक डाला था। तो अगर इन दोनों को आप रख दोगे साइड बाय साइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको एसपीएम भी कहते हैं, तो क्या होगा कि जो आपका 10 ग्राम सॉल्ट सोल्यूशन वाला था वहां से वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्ट सोल्यूशन के तरफ, ऑस्मोसिस की वजह से। तो सिमिलर तरीके से रूट्स ने क्या किया था, आयन अब्सॉर्ब कर लिया था। अब क्या है कि रूट्स में आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, H2O कॉन्सेंट्रेशन कम है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर इसका उल्टा कर दे H2O, या फिर कोई भी सॉल्वेंट की बात करें, जनरली सॉल्वेंट जो है H2O ही रहता है, इसलिए H2O ले लेते हैं। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वो होगा हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक तब कहलाएगा जब किस आइसोटोनिक किसी, ये तीनों टर्म किसी के कंपैरिजन में कहलाते हैं, एक पर्टिकुलर नहीं होता। जैसे कि सपोज आपके पास 3 मोलर सॉल्यूशन है और आपके पास 5 मोलर सॉल्यूशन है, तब आप कह सकते हो कि 5 मोलर सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू द 3 मोलर सॉल्यूशन। बस आप इसको देख के नहीं कह सकते कि अच्छा ये तो 3 मोलर है तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया आपने।
आप किसी के साथ कंपेयर करोगे तब आप बता पाओगे कि उसके कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, मतलब कि हाइपरटोनिक है या हाइपरटोनिक है। और आइसोटोनिक भी सिमिलर है, तो अगर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों का रेशियो वो दोनों आपके सोल्यूशन में इक्वल है तो वह आइसोटोनिक कहलाएगा। मतलब कि दो सेल में से नेट वाटर मोमेंट 0 हो जाएगा। नेट वाटर मोमेंट क्यों? क्योंकि जितना इस साइड था सोल्यूशन, जितना इस साइड था सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर है, तो नेट वाटर मोमेंट की कहीं बात होगी नहीं, इक्विलिब्रियम में होगा, तो आपको नेट वाटर मूवमेंट होता हुआ दिखेगा नहीं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि रूट्स ने आयरन को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब होगा क्या कि सॉइल के अंदर जो वाटर पार्टिकल है, सॉइल के अंदर जो वाटर पार्टिकल है वो देखेंगे कि रूट के अंदर तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन रहा है। क्यों? रूट ने आयरन अब्सॉर्ब कर लिया था, वाटर कम है। तो अब मेरा टाइम आ गया है रूट में एंटर होने का, ताकि सॉल्यूशन थोड़ा बैलेंस हो सके, सॉल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज कर सके। तो आयंस अब्सॉर्ब किया और उसका एज अ रिजल्ट ये होगा आयंस अब्सॉर्ब करने के बाद कि वाटर फ्लो आयंस अब्सॉर्ब के बाद वापस रूट के अंदर जाएगा, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया था, तो ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल से आपका वाटर रूट के अंदर चला जाएगा। अब रूट में हमारे पास वाटर आ चुका है, रूट में वाटर एंटर कर चुका है। अब हमें रूट से वाटर ऊपर भेजना है, सारे ऑर्गेन सारे स्ट्रक्चर सबको वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो ऊपर अब हमें भेजना है। ऊपर कैसे जा सकता है वाटर? ऊपर जाने के लिए आप सिंपल इमेजिन करो, आप अगर आप फ्रूटी पी रहे हो तो आप क्या करते हो? आप पाइप से, पाइप डिप किया हुआ है इसके अंदर, आप पाइप से एयर सक करोगे। आप एयर सक करोगे तो आप देखोगे कि एज अ रिजल्ट होता यह है कि एयर कॉलम उसकी आपने पूरी सक कर दी, तो जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड था इस केस में अगर जैसे फ्रूटी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो पाइप से आना ऊपर स्टार्ट कर जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो जो एक्सटर्नल आपका ओपनिंग होगा वहां से वो वापस बाहर आ जाएगा। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, सिमिलर प्रिंसिपल है बिल्कुल। लीव्स में हमेशा ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीफ, जो प्लांट का एक एक्सक्रीशन मैकेनिज्म है, प्लांट के लिए कूलिंग इफेक्ट लाता है। तो जो लीव्स था उससे H2 लगातार बाहर जा रहा है, तो इससे हो क्या रहा है? एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है इस एरिया में, एक सक्शन प्रेशर मिल रहा है। यहाँ पे वाटर था, इसको बाहर फेंके जा रहे हैं, इससे निकाले जा रहे हैं, सक किए जा रहे हैं। तो जो स्टेम है पूरा, जो इसका सर्किट है वाटर फ्लो का, वहाँ पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब इस सक्शन प्रेशर के रिजल्ट से होगा क्या कि आपके रूट्स में तो पहले से ही वाटर एंटर कर चुका था, सक्शन प्रेशर उसको मिल ही रहा है, ऊपर की ओर एक फोर्स उसको खींच रहा है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो आपके रूट में एंटर कर चुके थे, ये आपके पूरे प्लांट्स में ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है वाटर का, तो बाकी डायरेक्शन की कोई चिंता है नहीं, ऊपर की ओर सक्शन फ्लो हमें मिल ही रहा है, किससे? ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म से। तो इस तरीके से वाटर आपका हर जगह प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर फूड पार्टिकल्स की, तो फूड पार्टिकल्स का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। फूड पार्टिकल कैसे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है? फूड पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको, प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है, फूड पार्टिकल के लिए। वाटर के मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन नहीं कहते फूड पार्टिकल के। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि आप सपोज करो आपके पास कहीं मिट्टी जमा हो गई है, आपके मान लो गार्डन में, आपको उस मिट्टी को हटाना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप मिट्टी को वन बाय वन ऐसे कलेक्ट करोगे, किसी डस्ट पैन पे कलेक्ट कर लिया, किसी बर्तन में कलेक्ट कर दिया और फिर जहाँ डालना है वहाँ पे जाकर डंप कर दोगे। और दूसरा तरीका है आप हाई फोर्स से पानी डालोगे मिट्टी पे और वो पानी के साथ मिट्टी बह जाएगा। तो बेटर तरीका कौन सा होगा? पहले केस में आपको इतनी मेहनत करनी है, आपको मिट्टी को कलेक्ट करना है, उठा के ले जाना है, डंप करना है। सेकंड केस में आपका जो मिट्टी है, जो वो एरिया अपने आप खुद छोड़ रहा है, विद द फ्लो ऑफ वाटर वो खुद बह जाएगा। तो सेकंड केस ऑब्वियसली बेटर है। तो प्लांट्स में भी सिमिलर, अगर हम देखें तो प्लांट्स भी सिमिलर तरीका यूज करता है। जैसे कि फूड जो है आपका ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस के एज अ रिजल्ट बन चुका है। अब फूड क्या करेगा कि जो कंडक्टिंग वेसल्स थे फ्लोएम के, उसमें वो लोडिंग कर देगा। फूड जो है वो प्लांट से निकालेगा और जो फ्लोएम के वेसल थे
क्योंकि अब फूड की बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, तो फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्लोएम के वेसल्स में लोडिंग कर देगा। इसमें एनर्जी जाती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस के लिए। जैसे ट्रक में सामान अगर आपको डालना है, आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको पता है कि कितनी एनर्जी लगेगी। आपको सारा फर्नीचर उठा के कहीं डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली एनर्जी आपको लगेगी। तो इस प्रोसेस में भी आपकी एनर्जी जाएगी, एनर्जी लगता है इस प्रोसेस में। अब फ्लोएम में फूड लोड हो चुका है, फ्लोएम में ये फूड आ चुका है, फ्लोएम के वेसल में लोडिंग हो चुकी है। अब फ्लोएम के वेसल में जब ये फूड लोड हो चुका है, और यहाँ पे आपके जाइलम वेसल फ्लोएम के साथ साथ ही रन करते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम में फूड है, जाइलम वेसल साथ साथ रन कर रहा है। जाइलम में क्या रन कर रहा था? वाटर। अभी आपको बताया जाइलम रिस्पॉन्सिबल है वाटर के लिए। तो होगा क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपके जाइलम से निकल के आपके फ्लोएम टिश्यू में आ जाएंगे। सेम तरीका जो मैंने आपको बताया था, मिट्टी को आपको हटाना है, आप उस पर तेज प्रेशर से पानी डालो, पानी के साथ अपने आप बह जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सिमिलर तरीका है, फूड की हमने लोडिंग कर दी, एक उसको पैसेज में डाल दिया, अब उस पर तेज प्रेशर हम डाल रहे हैं वाटर का। ये वाटर आ क्यों रहा है? फिर से ऑस्मोसिस। फूड की यहाँ पे लोडिंग हुई थी, पर तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था सोल्यूट का वो बढ़ गया था, पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था। हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो गया। हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट होता है तो क्या होता है? अगर वहां से परमिबल मेम्ब्रेन है तो वाटर का मूवमेंट हो जाएगा उसके तरफ। हाइपरटोनिक मीडियम यहाँ पे क्रिएट हुआ था इस लोडिंग की वजह से, और यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो गया जाइलम के थ्रू। अब ये वाटर मूवमेंट अपने साथ फूड ले जाएगा हर जगह, जहाँ जहाँ पे भी जाना है। इस वाटर के अंदर ही फूड पार्टिकल हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाय डायरेक्शनल है, इसको ऊपर भी जाना है इस लेवल के, इसको नीचे भी जाना है, रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, फूड तो सबको चाहिए। तो ये बाय डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा। अब इसके बाद होता क्या है, सपोज आपके पास आ गया है ट्रक, आपने शिफ्ट किया है, आपके जो नया एड्रेस है वहाँ पे ट्रक आ चुका है आपके पास। अब आपको करनी है अनलोडिंग ट्रक से, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी लगेगी। आप फर्नीचर मूव करोगे, सपोज फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो आप, तो आपको पता है कि बहुत ही एनर्जी लगने वाली है, हैवी मटेरियल लिफ्ट करना है। तो इस प्रोसेस के लिए भी, अनलोडिंग प्रोसेस के लिए भी एनर्जी लगेगी। सपोज कि मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, सपोज रूट सेल में हम घुसते हैं, रूट सेल को ये वाला चाहिए, ये एरिया का न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ पे अनलोडिंग करनी पड़ेगी। तो रूट सेल भी अनलोडिंग कर लेगा और उसके लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर कर देगा, उसके पास आ गया न्यूट्रिएंट। इस तरीके से वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे बेस्ट तरीका है विजुअलाइजेशन करने का, मैंने आपको समझा दिया है। इससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा, और ये काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है, आप एक्चुअली देख सकते हो। इसको कहते हैं विजुअल लर्निंग। आपके दिमाग में चल रहा है कि एक्चुअली प्रोसेस हो कैसे रहा है, आपको कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं कोई बुकिश टर्म्स और बुकिश की लाइन यूज नहीं कर रहा हूँ। आपको एक विजुअलाइजेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको कभी भी रिकॉल करके लिख सको एग्जाम में जब पूछा जाए। और 11th में आपका बहुत इलेबोरेट चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और उसमें यही सारे कॉन्सेप्ट डीप डिटेल में दिए हुए हैं। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस तरीके से। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपके दोनों जगह पे हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। प्लांट एक्सक्रीशन इन प्लांट में तो आपका कुछ डिटेल दिया नहीं है, बल्कि कुछ नहीं दिया हुआ है बिल्कुल। तो पहले हम एनिमल से स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में आप एक पॉइंट और सोच सकते हो, कोई क्वेश्चन ये राइज कर सकता है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, कि जब डिफ्यूजन प्रोसेस है, डिफ्यूज हो सारा मटेरियल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो हमें कंडक्टिंग वेसल्स, हमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ये सब की क्यों जरूरत है? तो आप खुद सोचो कि डिफ्यूजन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। आपको एक इतना पतला सा, मतलब दिखेगा भी नहीं, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर के मेम्ब्रेन को पार करने के लिए कितने सेकंड्स और मिनट चाहिए। और ट्रीज की हाइट अप टू 100 मीटर जा सकती है, जैसे सिक्वोया रेडवुड ट्री होता है, 100 मीटर टॉल होता है। तो आप खुद सोचो कि क्या रूट से लेके डिफ्यूजन उस 100 मीटर लेवल तक पहुंचना पॉसिबल है? उसको पहुंचने में सालों लग जाएंगे। तो डिफ्यूजन इसलिए एक प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है। वो डिफ्यूजन जो है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भले काम आ सकता है, पर आप अगर ओवरऑल देखोगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो डिफ्यूजन का प्रैक्टिकल यूजेज नहीं हो सकता। डिफ्यूजन बिट्स एंड पीसेस में भले यूज हो सकता है। तो ये बात किसी के दिमाग में क्वेश्चन राइज हो सकता है, इसलिए मैंने इसको एड्रेस कर दिया। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पे आ जाते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर बहुत तरीके से एक्सक्रीशन हो सकता है।
जैसे कि कुछ एनिमल मॉइस्ट स्किन यूज करते हैं, अर्थवर्म। कुछ एनिमल्स के अंदर गिल्स होते हैं, मतलब फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर ले, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात कर ले। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके पास होते हैं किडनी। तो मेन हम फोकस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन में। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन के लिए सबसे पहले देखें तो हमें पता होना चाहिए एक्सक्रीटरी जो ऑर्गेनिज्म का जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम में अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, आपको पता ही होगा, 2 किडनी है। 2 किडनी है। आप इसको कैसे बना सकते हो? ये डायग्राम आपको बहुत बार एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं आपको बना दे रहा हूँ। मैं रफ डायग्राम ही बनाता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं जो मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो समझा सकूँ, rather देन डायग्राम पे टाइम देके, क्योंकि डायग्राम आपको बुक से मिल जाएगा। बेसिक डायग्राम आपका ऐसा ही रहेगा। अगर आप बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स की, आपके पास 2 किडनी, 2 किडनी, आपके पास किडनी के साथ ही रहता है वेना कावा। वेना कावा चीफ वेन है, बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि हार्ट में अगर बात करें तो ये इंफीरियर वेना कावा होता है, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने के लिए। और जो एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा रेड कलर से वो होता है आयोटा, या फिर कह सकते हैं एब्डोमिनल आयोटा, क्योंकि आयोटा के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो एब्डोमेन के थ्रू जो नीचे से जा रहा होता है एब्डोमेन आयोटा। और जो ये आपको येलो कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर 2 है इसलिए यूरेटर्स। और आपका जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और जो लास्ट टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये है एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम डिटेल देखें, 2 किडनीज है और 2 किडनीज के साथ यूरेटर्स अटैच है। यूरेटर्स का काम क्या होता है? यूरेटर्स जब किडनी से फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्ट्रेट बन जाता है, तो यूरेटर्स एक ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं उन फिल्ट्रेट का यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्शन होता है, यहाँ पे जो आपका यूरिन है वो स्टोर्ड होगा जब तक कि आपको मिक्टुरेशन का रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ना मिल जाए। मतलब जब तक आपको ऐसा अर्जेंसी मैसेज ना आए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से कि अब आपको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है, उसके पहले पहले तक यूरिन जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। और आयोटा और इंफीरियर वेना कावा का क्या सिस्टम, क्या रोल है वो मैंने आपको बता दिया। आयोटा चीफ आर्टरी आपका हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने के लिए, ले जाने के लिए। और इंफीरियर वेना कावा आपका चीफ वेन है हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने के लिए। तो ये था एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जाते हैं एक किडनी के अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन। जैसे हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो मतलब एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखे तो सेल पे ही सारा काम डिपेंडेंट है। तो वैसी किडनी का अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट देखे तो उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या कैसे प्रोसेस होता है हम नेफ्रॉन के थ्रू ही देखेंगे। तो अगर नेफ्रॉन का डायग्राम में बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
और ये जो ब्लड वेसल है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इसका पूरा नेटवर्क होता है इसके अराउंड, और इस साइड से वेना स्ट्रक्चर होता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, एक आर्टरी आती है, वो बहुत ही फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, कैपिलरीज के नेटवर्क को कहते हैं, इस नेटवर्क को ग्लोमेरुलस। और जो ग्लोमेरुलस होता है, सपोज एक कैपिलरीज का नेटवर्क है, वो एक कैप्सूल के अराउंड इनगल्फ टाइप का होता है। तो इस कैप्सूल को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक लूप है, ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, ये लूप है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये जो है, ये आपकी रीनल वेन है। रीनल जहाँ पे भी आपको वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है कि किडनी से रिलेटेड है, नेफ्रॉन से रिलेटेड है। और क्योंकि ये वेन है तो इसको कहेंगे रीनल वेन। और ये कैपिलरीज का डायग्राम के थ्रू। तो हमें ब्लड को करना है फिल्टर। जितना भी यूरिन बनता है वो अल्टीमेटली बनता कैसे है, ब्लड को फिल्टर करके बनता है, ठीक है। तो ब्लड को फिल्टर करेंगे कैसे? ब्लड को फिल्टर करने के लिए पहले तो हमें बहुत फाइन मेम्ब्रेन चाहिए, ताकि उसके थ्रू फिल्टर हो सके। जो छन्नी होती है, कभी भी आप देखोगे कि उसमें बहुत मोटे छेद, या फिर अगर बहुत ही वो मोटा रहा तो उसके थ्रू तो फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। बहुत फाइन मेश वर्क जैसा चाहिए, तभी उसमें से कुछ भी छन पाएगा। तो सिमिलर वे में जो ग्लोमेरुलस है, वो आपका आर्टरीज का बहुत फाइन नेटवर्क, बहुत फाइन मेश वर्क बनाता है ये। और बोमेंस कैप्सूल में वहां से सारा फिल्ट्रेशन होके बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। बोमेंस कैप्सूल के थ्रू, अब अगर हम इसको ट्रेस करें, यहाँ से ब्लड आया तेज फोर्स से, बोमेंस कैप्सूल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्लिट्स होते हैं, और उसके थ्रू ब्लड फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड फिल्टर होना स्टार्ट हो गया, बोमेंस कैप्सूल के थ्रू ये आएगा नीचे। इस पार्ट को कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद बोमेंस कैप्सूल से ब्लड नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा, और फिर इधर जाएगा। अब जब ब्लड नीचे आ रहा है तो एक्चुअली होता क्या है कि वाटर बाहर निकल जाता है। ब्लड जब नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मतलब तीन आपके पार्ट्स है। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है, और ये बीच में सिंपल डिप है, लूप कर रहा है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले में होता क्या है कि जब ये फिल्ट्रेट आपके पास आ रहा होता है तो वाटर बाहर आ जाता है। अब वाटर बाहर आ रहा है तो आपको पता ही है कि वाटर बाहर आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके फिल्ट्रेट का वो बढ़ रहा है, ये वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। क्या बॉडी चाहेगी कि फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाए, सारा फ्लूइड एक्सक्रीट हो जाए? नहीं। फिर जब हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं तो आप देखोगे कि जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है वो इस तरीके का है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हम अब्जॉर्ब कर सके। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। हम इतने मेहनत से हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, इतने मुश्किल से हम एनर्जी बना रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ला रहे हैं जिससे बॉडी चल रही है, तो क्या हम उसको वेस्ट होने देंगे? नहीं। तो वाटर भी उनमें से एक ऐसा एलिमेंट है। तो यहाँ पे हो जाता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। अब वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, ऑस्मोसिस और हाइपर ऑस्मोलर और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में सोचिए कि अगर आप एक सॉल्यूशन से वाटर निकाले जा रहे हो पर सॉल्यूट नहीं निकाल रहे हो, तो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे सॉल्यूट, जैसे जैसे आपका फिल्ट्रेट नीचे आता है, वो कॉन्सेंट्रेट होते जाता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है उसका, हाइपरटोनिक बन जाता है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट होता है, ऊपर ये चढ़ता जाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में होता क्या है, जैसे इस वाले पार्ट में वाटर बाहर आया था, वैसे ऊपर जब चढ़ते टाइम जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो आपके सॉल्यूट्स बाहर आएंगे। तो इस तरीके से आपका इम्पोर्टेंट
जो सॉल्यूट्स थे वो रीअब्सॉर्ब हो गए, कहाँ पे, असेंडिंग के टाइम पे। जो आपके इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कंपाउंड की बात करें बॉडी के लिए तो वाटर ही है, तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो गया, आपके इम्पोर्टेंट सॉल्यूट्स भी निकल गए। तो अब जो बच रहा है ब्लड में, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन से स्टार्ट किया था पर अब कुछ और प्रोडक्ट बन चुका है, क्योंकि उसमें से वाटर इतना सारा हमने निकाल लिया, उसमें से इम्पोर्टेंट सॉल्यूट्स निकाल लिया है। तो अब जो बच रहा है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, जो कि काफ़ी हद तक अब यूरिन के जैसा ही है। इसमें से भी थोड़ा बहुत और वाटर हम निकाल सकते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू स्टोर होते रहता है। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल नहीं मिलेगा कि अब एक्सक्रीशन कर देना है, अब कलेक्टिंग डक्ट फुल हो चुका है, तब तक ये यहाँ पे स्टोर होते जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमने ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया था, उसमें से फिर हमने जाने के बाद वाटर निकाला, फिर उसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था। फिर जब वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ऊपर जा रहा था तो हमने इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स भी निकाल लिए, क्योंकि बॉडी से कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पहले वाटर निकाला, फिर इधर से सॉल्यूट्स निकाल लिए, फिर अब जो आपके पास बच रहा है वो बहुत कम है, वो मात्रा उसकी कम होते जा रही है। तो इस तरीके से जो यूरिन आउटपुट होता है वो 1.5 लीटर अ डे होता है अगर एवरेज देखें तो। और जो आपका फिल्ट्रेट बनता है वो 120 ml पर मिनट बनता है। तो इस हिसाब से देखें तो जो 99% आपका जो फ्लूइड है, 99% से भी ज़्यादा वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब आप सोचो कि कितना ज़्यादा फ़िल्टर होते जा रहा है ब्लड, हर हर मिनट में 120 ml फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है? कितना फ़िल्टर होते जा रहा है, पर जो आपका अल्टीमेटली जो आपको एक्सक्रीट करना है, जो आप कह सकते हो कंप्लीटली वेस्ट है आपके लिए यूरिन, वो बस 1.5 लीटर अ डे होगा। मतलब कि 99% तक हम सारे जो इम्पोर्टेंट अपने लिए मटेरियल था उसको हमने निकाल लिया। तो इस हिसाब से बहुत ही एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है जो नेफ्रॉन में होता है। और जो एक्सक्रीशन का ओवरऑल मैकेनिज्म है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वाटर भी रीअब्सॉर्ब कर रहा है फिल्ट्रेट में, और जो सॉल्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन होता है। अब अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर के एक्सक्रीशन की, प्लांट्स के अंदर के एक्सक्रीशन के लिए, तो प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या है पहले तो आपको ये जानना होगा। कई बार क्या हो सकता है कि प्लांट के लिए वाटर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। सपोज कि प्लांट में वाटर का लेवल बहुत हाई हो गया है, तो प्लांट के लिए वाटर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया है, प्लांट को निकालना है। तो हाई वाटर को प्लांट कैसे टैकल कर सकता है? प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर देगा। ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी हो क्या रहा है, जो आपका एक्सेस वाटर है वो लीव्स के सरफेस से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा था कि बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट हो गया है, तो वो आपका यहाँ से टैकल हो जाएगा। फिर आपके पास कुछ हार्मफुल या फिर कह सकते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकता है प्लांट के अंदर। काफ़ी प्लांट्स आपको पता होंगे जो पॉइजनस होते हैं, जो फिर खा नहीं सकते, या फिर एनिमल्स भी उन पे फीड करना पसंद नहीं करता। तो वो टॉक्सिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, वो रेजिन्स और टैनिन्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। आपने देखा होगा कभी बार्क पे, ट्री के स्टेम के बाहर कुछ सॉलिड सा, जेली सा सब्सटेंस कुछ बाहर आ रहा होता है। वो रेजिन्स और टैनिन्स होता है, उसके अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है प्लांट का, उसमें वो कंसंट्रेट करके अलग बाहर रख देते हैं। वो एक्सक्रीशन का एक तरीका है प्लांट्स का। और प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट कर सकते हैं ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स है, इसको सपोज आपने लीफ में डाल दिया। अब ये लीफ होगा बूढ़ा, जब सेनेसेंस हो जाएगा, जब पतझड़ का मौसम आ जाएगा, तो ये लीफ गिर जाएगा। तो आपने अल्टीमेटली क्या किया, आपने लीफ में डाला, लीफ गिर गया, तो अल्टीमेटली तो प्लांट से एक्सक्रीशन ही हुआ लीफ के थ्रू, वो लीफ तो चला गया पुराना लीफ। तो इस तरीके से ही प्लांट एक्सक्रीट कर सकता है। और प्लांट्स में रेस्पिरेशन तो हमेशा चलती रहता है। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, प्लांट्स में रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हम बात करें तो सेम ही रहेगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। O2 उसको चाहिए और CO2 वो बाहर एक्सक्रीट करेगा। तो रेस्पिरेशन के टाइम अगर आपसे पूछे कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या है प्लांट के लिए, तो आप ये मत सोचना कि फोटोसिंथेसिस से कंफ्यूज करके कि प्लांट तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसके लिए हमेशा, ठीक है?
पर अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स के लिए O2 जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, और CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि CO2 के कार्बन्स को ही जोड़ जोड़ के वो अपना शुगर बनाएंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जिससे एनर्जी वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के टाइम पे बात कर रहे हैं या फिर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर का एक्सक्रीशन भी हो चुका है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया आपका, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स भी कंप्लीट हो गया था, और आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हमने सबसे पहले ये देखा, तो आपके ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो जो आपका चैप्टर कंटेंट था वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे, और टाइम परमिट करेगा तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, क्योंकि हम पूरा कंटेंट लाने वाले हैं। अभी हमने 10th से स्टार्ट किया है, तो 10th क्लास के बच्चे आप वीडियो को फॉलो करते रहिए, आपके बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर एग्ज़ाम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, NTSC ओलंपियाड्स वगैरह, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।